हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 178 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। जो फैक्ट्री एक्ट 1891 आया था उसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट प्रोवाइड वीकली हॉलीडेज टू ऑल द वर्कर, यानी जो साप्ताहिक छुट्टी होती है सबको देने की बात कही गई थी। सेकंड है, इट अप्लाई टू द ब्रिटिश ओन टी एंड कॉफी प्लांटेशन, यानी जो फैक्ट्री एक्ट है इसमें जो भी प्रोविजन है इससे ब्रिटिश ओन्ड जो फैक्ट्रीज हैं उसी में अप्लाई होंगी, टी एंड कॉफी प्लांटेशन में। थर्ड है, इट रेगुलेट द वर्किंग आवर्स ऑफ द मैन एंड वुमेन, तो जो वर्किंग आवर था कितने समय ही काम करना है आपको, तो मैन और वुमेन दोनों के लिए इसने रेगुलेट किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड थर्ड गलत है। ये ब्रिटिश ओन एम्प्लॉय जो ओन टी एंड प्लांटेशन थी कंपनी जिसमें अप्लाई नहीं होता है। और जो फिक्स्ड मिनिमम वर्किंग आवर्स था वॉज फॉर द वुमेन एट 11 आवर्स पर डे, यानी महिलाओं को 11 घंटे दिन में काम करने होंगे, बट मेंस के लिए कोई भी ऐसा फिक्स नहीं किया गया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वर एम्प्लॉयड बाय जहांगीर इन हिज कोर्ट। तो चार अलग अलग पेंटर्स के नाम दे रखे हैं, तो कौन जहांगीर के कोर्ट में थे आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है मीर सैयद अली, सेकंड है अब्दुल समद, थर्ड है उस्ताद मंसूर और फोर्थ है बिशन दास। तो इसका सही आंसर है सी, 3 and 4 ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। जो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे ये जहांगीर के समय नहीं बल्कि हुमायूं के समय थे, क्योंकि हुमायूं ने ही जो मुगल पेंटिंग की शुरुआत हुमायूं ने की थी और इन्होंने दो अच्छे पेंटर्स को लाए थे जिनका नाम मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। ये दोनों लोग पर्शिया से आए थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which among the following processes is primarily responsible for flooring the atmosphere with oxygen during the evolution of earth। तो कौन सा प्राइमरी यानी सबसे पहला रीजन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने के लिए जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था। तो उसका सही आंसर है बी, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले लावा वगैरह निकले जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती गई, हीट बढ़ा और हीट के साथ साथ बहुत माइनर एक कहते हैं वेपर बनना स्टार्ट हुआ जिससे बादल बनने, फिर बारिश हुई, फिर प्लांट्स हुए। तो इस तरह से हमारे अर्थ के इवोल्यूशन में ऑक्सीजन आया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement are correct with respect to the non-performing asset, यानी एनपीए के संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, लोन इज कंसिडर्ड एनपीए इफ ईदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैज बीन ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, यानी उस लोन को हम एनपीए मानते हैं जो कि 90 दिन से ज्यादा के लिए ड्यू है, यानी उसको पे ऑफ नहीं किया गया, उसके भरपाई नहीं की गई है। सेकंड है, एनपीए इंक्लूड द रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स एंड रिटर्न ऑफ असेट्स, यानी एनपीए में रिस्ट्रक्चर्ड लोन यानी वो लोन जिसको रिस्ट्रक्चर किया गया यानी इसको दोबारा से मतलब सही किया गया, कह सकते हैं इंटरेस्ट हटा के या इंटरेस्ट लगा के किसी भी तरीके से, या किसी असेट को जो कि नहीं मिल रहा है उसको राइट ऑफ करके यानी उसको हटा के। तो ये दोनों चीज़ें एनपीए में आती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, से पहला सही है। जो सेकंड है वो एनपीए नहीं बल्कि स्ट्रेस्ड असेट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस्ड असेट में एनपीए, फिर रिस्ट्रक्चर्ड लोन और रिटर्न ऑफ असेट ये तीनों ही आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर मैच द फॉलोइंग। एक तरफ एम्पायर है एक तरफ फाउंडर है, यानी कि कौन सा साम्राज्य किसने स्थापित किया था आपको बताना है। पहला है राष्ट्रकूटा, संस्थापक है विजयलय। दूसरा चोला, संस्थापक है दंती दुर्गा। तीसरा है पाला, संस्थापक है गोपाला। तो उसका सही आंसर है बी, 3 ओनली, से थर्ड सही। जो पाला डायनेस्टी थी उसके संस्थापक गोपाल थे। वहीं अगर राष्ट्रकूटा की बात करें तो उसकी स्थापना विजयलय नहीं बल्कि दंती दुर्ग ने की थी, जिनका नाम दंती वर्मन भी है।
और चोला ने विजाल्या मतलब चोला साम्राज्य की स्थापना विजाल्या ने की थी और ये पहले फ्यूडिटरी थे पल्लवा से, जो कि कांची के बिलोंग करते थे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द बेसिक लावा। जो बेसिक लावा होता है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। आपको ऑप्शन पहला, इट हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, यानी इसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है। सेकंड है, इट फॉर्म्स द जेंटल स्लोपिंग वोल्केनो, यानी जो जेंटल स्लोप यानी थोड़ा कम स्लोप बनाता है वोल्केनोस का। थर्ड है, इट इज अ हाईली फ्लूइड, यानी बहुत ही ज्यादा फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेसिक लावा के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 2 and 3 ओनली। फर्स्ट गलत है। बेसिक लावा हाईली फ्लूइड होता है और डार्कर इन कलर होता है और उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा नहीं बल्कि कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस टू द राज्यसभा। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, वोटिंग फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा इज डन थ्रू द सीक्रेट बैलेट सिस्टम। राज्यसभा में जो भी चुनाव होते हैं वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम की मदद से होते हैं। थर्ड है, अ कैंडिडेट हैज टू बी इन एन इलेक्टर इन द स्टेट फ्रॉम विच ही इज टू बी इलेक्टेड, यानी जो इलेक्टर है, जो कैंडिडेट है, प्रतिनिधि है, तो अगर वो इलेक्ट हो रहा है तो उसको उस राज्य से बिलोंग करना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही गलत है। सीक्रेट बैलेट नहीं बल्कि ओपन बैलेट सिस्टम से इलेक्शन होता है। सीक्रेट हटाया गया इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग जो होती थी, यानी किसी दूसरे पार्टी का व्यक्ति दूसरे को दे देता है, पैसा हो सकता है, पावर हो सकता है, जो भी रीज़न हो, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम लाया गया था। सेकेंड है, डोमिसाइल और रेसिडेंसी रिक्वायर्ड ऑफ कैंडिडेट contesting an election to the Rajya Sabha was removed by amending RPA Act 2003, जो RPA एक्ट हुआ था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2003। तो उसमें इस कंडीशन को कि आप जिस राज्य से उठ रहे हैं या जिस राज्य से आप चुने जा रहे हैं सभा का मेंबर, उसका होना अनिवार्य है, तो इसको इस संवैधानिक संशोधन की मदद से हटाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, on the 8th August 1942, the All India Congress Committee met in Bombay and passed the famous Quit India resolution. In this context, consider the following statement. तो 8 अगस्त 1942 को एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी बॉम्बे में। उसमें एक जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसको रिजोल्यूशन उसकी पास की गई थी। उसी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, वायलेंट मास स्ट्रगल began on 9th August under the Congress leadership and continued for 6 months before all the important leaders of the Quit India movement, including Gandhi, were arrested in a one quick sweep. तो कहने का मतलब एक बहुत वायलेंट मास स्ट्रगल था, यानी इसमें नॉन वायलेंस की मतलब कहना शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, हर जगह लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे। और ये स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को कांग्रेस लीडरशिप के अंडर में, जो लगभग 6 महीने चली थी। और इससे पहले कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो उससे पहले गांधी और जितने भी लीडर्स हैं उनको एक ही बार में अरेस्ट कर लिया गया था। सेकंड है, द गांधी गेव द फेमस मंत्र ऑफ डू और डाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसी में गांधी जी ने एक अपना फेमस जो उनका मंत्र था कि करो या मरो, तो इसी में उन्होंने दिया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। ऑन 8 अगस्त 1942 दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे एंड पास द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 8 अगस्त 1942 को मिली थी और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की रेजोल्यूशन पास की थी एंड प्रपोज द स्टार्टिंग ऑफ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। और ये वायलेंट नहीं बल्कि नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल था जो कि गांधी के लीडरशिप में अचीव करने की तैयारी की गई थी। वहीं अगर अर्ली 9 अगस्त की बात करें तो गांधी और जितने भी कांग्रेस लीडर उनको अरेस्ट कर दिया गया था और एक गुमनाम जगह पर रखा गया था जब तक, और उन जितने भी लीडर्स थे मतलब कांग्रेस थे, तो कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर भी कर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यानी कौन सा सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। आपके ऑप्शन पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड है मीथेन और फोर्थ है सल्फर हेक्साफ्लोराइड।
तो इसका सही आंसर है बी 1, 3, 2 एंड 4, यानी सबसे पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है मीथेन, तब आता है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला जो लॉ कमीशन था किस एक्ट के अंदर बनाया गया था? आपका ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, थर्ड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और फोर्थ है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसका सही आंसर है ए चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में आया था, उसी के अंदर पहला लॉ कमीशन बना था और ये 1934 में मतलब पहला लॉ कमीशन बन गया था, लेकिन जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें इसको बनाने की बात कही गई थी। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले और इन्होंने जो आईपीसी हमारा पेनल कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड है या अदर जो मैटर से रिलेटेड है इसको बनाने के बाद इसको कोडिफाई करने की बात की थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 177 जो था तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, मलिक अंबर द फेमस एबिसिनियन स्लेव हु वर्कड इन इंडिया वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर। तो जो मलिक अंबर थे बहुत ही प्रख्यात एबिसिनियन वो थे, स्लेव थे, तो वो किस रूलर के समय में थे आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है ए अकबर। इनके नाम पे एक सिटी भी थी बनी थी जिसका नाम है औरंगाबाद। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 178 का क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं आपको। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द ग्रेजुअल चेंजेस इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट बाय द कम्युनिटीज अलॉन्ग विद द ग्रेजुअल चेंज इन वन और मोर इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स। तो कहने का मतलब है कौन सा जो नीचे वर्ड दिया गया ऑप्शन वो बहुत अच्छा डिफाइन करता है किसी चेंजेस को, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो रही है किसी कम्युनिटी के साथ ही साथ और भी चेंजेस हो रही हो एक से ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ, तो उसको डिफाइन करता है आपको बताना है। आपको ऑप्शन है ए इकोटोन, बी इको टाइप, सी इको लाइन या डी इकोलॉजिकल नीश। यानी इनमें से कौन सा है जो कि बेहतरीन इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ जब किसी स्पीसीज में या किसी चीज़ में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है वो बताता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।